किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है मई दिवस पर कई घोषणाएं, खराब गेहूं भी खरीदेगी भारत सरकार पहुंचाएगी गांवों तक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, किसान करें कमजोर मानसून का सामना, बुंदेलखंड में तिल की खेती पर अनुदान, आम की बेल्ट पर फिर आपदा की मार, किसानों की बीमा राशि हड़पने वाली बीमा कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्टेड। और अब कृषि समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के अवसर पर दूरदर्शन परिवार की तरफ से सभी मजदूर और किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताते चलें, 1 मई 1886 में शिकागो में असंगठित मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून बना। इससे पहले पूरी दुनिया में मजदूरों के अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं था। इसी वजह से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कानून मजदूरों के हितों के लिए भारत में बनाया गया था। किसान भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक मध्याह्न योजना का लोकार्पण किया। इसके तहत उन्हें मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। इसी के साथ आवासीय विद्यालय योजना और सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। भारत सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए अनाज की गुणवत्ता के मानकों में ढील दी गई है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 6 राज्यों के किसानों के लिए होगी। भारत सरकार के इस निर्णय से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियां खराब गेहूं की खरीद निर्धारित 1450 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर खरीद सकेंगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की चमक कम तो हो ही गई है, अनाज का रंग भी बदल गया है। इसी वजह से खाद्य मंत्रालय भारत सरकार ने गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार ने गांवों और पंचायतों तक ई क्रांति का लाभ पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत इंदिरा आवास, मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी तमाम योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि ऐसे हालात में किसान भाई कम समय और कम पानी में पैदा होने वाली धान की फसलें लगाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान कम अवधि की धान की फसल लगाएं। इसमें पैदावार कम होगी लेकिन नुकसान की गुंजाइश कम होगी। इस स्थिति में किसान कम पानी की खपत वाली 90 दिन में तैयार होने वाले धान की किस्मों को लगा सकते हैं। मक्के की फसल को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मक्का धान गेहूं जितना ही लाभ दे सकता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि उत्तर प्रदेश 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला प्रदेश की ऊंची जमीन और दूसरा प्रदेश की नीची जमीन। नीची जमीन में किसानों को पानी की ज्यादा कमी नहीं रहती, चाहे पानी कम बरसे या ज्यादा, पानी बहकर निचले हिस्से में ही आता है। नीची जमीन वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां के किसान धान लगा सकते हैं। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्र जैसे मध्य उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिले आते हैं। कम वर्षा के चलते इन क्षेत्रों के किसान दलहन और तिलहन की फसलें उगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में तिल की खेती पर ज्यादा अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके तहत तिल पर अनुदान प्रति किलोग्राम 20 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में इस बार 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिल की खेती कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पर 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती के लिए लगभग 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह प्रति हेक्टेयर एक किसान को 400 रुपए अनुदान मिलेगा। अगर यह योजना सफल रही तो इसे आगे भी लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी के दिनों में मवेशियों को खुले में छोड़ दिया जाता है, इसलिए किसान प्राय गर्मियों में फसल नहीं बोते क्योंकि उनकी फसलें जानवर खा जाते हैं। तिल की खेती से 2 फायदे हैं, एक तो खेत खाली नहीं रहेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं तिल की फसल जानवर भी नहीं खाते, इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। बौर निकलने से लेकर अब तक आम बागानों को
कई प्राकृतिक आपदाएं सहने के बाद पिछले दिनों फिर मौसम की बेरुखी झेलनी पड़ी। 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चली आंधी तूफान ने गेहूं की बर्बादी के बाद आम की फसल से उम्मीद संजोए किसानों पर नाउम्मीदी का वज्रपात किया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मलिहाबाद, माल, काकोरी और बख्शी का तालाब के आम बागवान तो हुए ही हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के आम बागवान भी मायूस हुए हैं। आम बागवानों के अनुसार 75% आम की फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे इस बार मलिहाबादी दशहरी का स्वाद आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकता है। संस्थागत वित्त एवं बीमा निदेशालय और बाह्य सहायतित परियोजना के महानिदेशक ने कहा है कि बीमा कंपनियां दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों को 15 मई तक बीमा राशि का 100% भुगतान करें, अन्यथा भुगतान न करने वाली कंपनियों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। महानिदेशक पिछले दिनों संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस समीक्षा में यह बात उभर कर आई कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसंबर तक और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में खरीफ में 30 जून व रबी में 31 दिसंबर तक स्वीकृत फसली ऋण कवरेज के अंतर्गत आने वाले किसान बीमा योजना के लाभार्थी थे। बैंकों के स्तर से निर्धारित समय में प्रीमियम की धनराशि संबंधित बीमा कंपनियों को न भेजने के कारण दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महानिदेशक ने बैंकों और बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों को बीमा राशि के भुगतान के बारे में 5 मई तक कार्य योजना तैयार करें। किसान भाइयों, कृषि समाचार, खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारी के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत मंडी भावों की। गेहूं लखीमपुर मंडी में 1450 रुपये, मवाना मंडी में 1455 रुपये, शाहजहांपुर में 1415 रुपये और बदायूं मंडी में 1455 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखीमपुर मंडी में 2120 रुपये, मवाना मंडी में 2090 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 2120 रुपये और बदायूं मंडी में 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना लखीमपुर मंडी में 3725 रुपये, मवाना मंडी में 3850 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 4000 रुपये और बदायूं की मंडी में 3750 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। मसूर लखीमपुर मंडी में 5775 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 5550 रुपये और बदायूं मंडी में 5900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मक्का लखीमपुर मंडी में 1325 रुपये और बदायूं की मंडी में 1315 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सरसों लखीमपुर मंडी में 3270 रुपये, मवाना मंडी में 3375 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 3090 रुपये और बदायूं मंडी में 3150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखीमपुर मंडी में 2785 रुपये, मवाना मंडी में 2300 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 2450 रुपये और बदायूं मंडी में 2410 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैगन लखीमपुर मंडी में 925 रुपये, मवाना मंडी में 1025 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 700 रुपये और बदायूं मंडी में 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू लखीमपुर मंडी में 575 रुपये, मवाना मंडी में 460 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 390 रुपये और बदायूं मंडी में 435 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखीमपुर मंडी में 1545 रुपये, मवाना मंडी में 1290 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 1280 रुपये और बदायूं मंडी में 1300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर लखीमपुर मंडी में 1630 रुपये, मवाना मंडी में 1280 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 1450 रुपये और बदायूं मंडी में 1290 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला लखीमपुर मंडी में 2385 रुपये, शाहजहांपुर मंडी में 1675 रुपये और बदायूं की मंडी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। पपीता लखीमपुर मंडी में 2025 रुपये और मवाना मंडी में 1250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब लखीमपुर मंडी में 7020 रुपये और मवाना मंडी में 6950 रुपये, बदायूं मंडी में 4910 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव।
अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अचार और मुरब्बा कैसे बनाया जाए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अचार हमारे भोजन का स्वाद बढ़ा देता है, तो वहीं मुरब्बा हमारे शरीर को शक्ति देता है। चलिए जानकारी लेने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, जैसा कि हमारा आज का विषय है अचार और मुरब्बा बनाने की विधि, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अचार किन किन फलों से ज़्यादा अच्छा बनता है? कोई भी फल जो थोड़ा सख्त है, खट्टा है, उससे हम अचार बना सकते हैं। जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से अचार बनाया जाता है जिन फलों से, उसमें आम बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा कटहल से, हरी मिर्च से, लहसुन से, अदरक से, ये सभी फल हैं जिनसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट अचार घर में महिलाएं बना सकती हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जो दूसरा बिंदु है अचार के साथ में मुरब्बा, तो मुरब्बा किन किन फलों से बना सकते हैं? मुरब्बे के लिए ज़रूरी है कि जो भी फल है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। जैसे आपका आम है, सेब है, अनानास है, करौंदा है, गाजर है, ये सभी फल हैं जिनसे आप अच्छा मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। मतलब इन फलों से अचार और मुरब्बा दोनों बना सकते हैं, और ये लाभकारी भी हैं। बिल्कुल, बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं फल एवं सब्जियों में
बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं जी। जो हमको स्वस्थ रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, मौसम जो चल रहा है इसमें आंधी भी है, पानी भी है, हमारे किसान भाइयों को नुकसान भी है, ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन जीवन तो जीवन है, आगे चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस समय आम में बाग लगे हुए हैं तो उनसे अचार कैसे बना सकते हैं? जो भी कटे फटे आम हैं उनको बिल्कुल अलग कर दें और इसके बाद आम को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। और 3 चीज़ें ज़रूरी हैं अचार बनाने के लिए। पहला तो नमक। अचार बनाते समय आप कम से कम 10% नमक का इस्तेमाल करें। लगभग 10 ग्राम 1 किलो आम के लिए हल्दी डालें। और तेल, जो भी महिलाएं तेल डालती हैं कभी भी कच्चे तेल का इस्तेमाल ना करें। तेल हमेशा पका करके ठंडा करके उपयोग में लाएं, तो आप इस अचार को लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा आंधी में आम गिर गया है, किंतु अभी आम इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उससे हम बहुत अच्छा अचार बना सके। तो बहुत सारे और उत्पाद हैं जिनको हम बना सकते हैं, जैसे कि आम की शुष्क फांके हैं। इसके लिए आप आम को छोटे छोटे टुकड़ों में छीलने के बाद काट लीजिए। और ये प्रोडक्ट बहुत दिनों से गांव में बनता आ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे ये फांके काली हो जाती हैं, कुछ ही दिनों के बाद इसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो यदि आप इसमें एक छोटा सा उपचार दे दें। उपचार क्या है कि जब आप आम की फांकों को छीलते हैं तो आप लगभग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम KMS का घोल बना लें और आम को छीलने के बाद उस घोल में डालते जाएं। जब आपका पूरा आम छिल जाए तो आप आम को काटने के बाद भी इसी घोल में डाल दें और आम काटने के बाद पानी से निकाल लें और उसमें 1 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एवं 5 ग्राम नमक अच्छे से मिला दें। और इसके बाद यदि आप इनको सुखाते हैं तो आपकी फांकें सफ़ेद होंगी, अर्थात काली नहीं पड़ेंगी और लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। इन फांकों को बनाकर आप आम का पाउडर भी बना सकते हैं। यदि आप आम का पाउडर बनाने के उद्देश्य से आम की फांकें सुखा रहे हैं तो अच्छा ये होगा कि आप आम को कद्दूकस कर लें। उससे आपका आम का पाउडर बहुत ही आसानी से बनेगा और आपको इसके लिए घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आम को कद्दूकस करने के बाद 1 किलो आम के लिए आप 1 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड लें और अच्छे से कद्दूकस की हुई आम की फांकों में मिला दें और इसको सुखा दें। सुखाने के बाद इसको पॉलीथीन के पैक में या डब्बे में सील बंद करके रख लें और जैसी आवश्यकता हो आप इसका पाउडर फिर बना सकते हैं। डॉक्टर, ये पाउडर आपने बताया क्योंकि उधर कद्दूकस हमारे किसान भाइयों ने किया या घर की गृहिणियों ने किया, ये पाउडर बन गया तो क्या इसको पीसा जाएगा क्या? बिल्कुल, जब आपको आवश्यकता हो तो गांव में खल्लर अमूमन इस्तेमाल होता है, तो खल्लर में कूट सकते हैं या आप इसको आसानी से पीस सकते हैं। तो पीस करके या चक्कियां होती हैं जहाँ मसाला पिसता है वहां भी पिसवा करके आप इस पाउडर को तैयार कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसको सुखा के रख लें जिससे कि उसमें केवल ध्यान देना है कि नमी ना पहुंचे। नमी ना पहुंचे, इसके लिए सील बंद करके रखना चाहिए। पॉलीथीन को सील करना बहुत ही आसान है। मोमबत्ती की सहायता से पॉलीथीन को गांव में महिलाएं आराम से सील कर सकते हैं। ये इसको जानना चाहेंगे जी। ये आम का पना है और हम सब जानते हैं गर्मियों में आम का पना बहुत फायदेमंद होता है। मैं अपनी महिलाओं को बताना चाहूंगी कि आवश्यक नहीं है कि आम का पना आपको बनाना है तो आप प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले आम को पकाएं और फिर पने को बनाएं। इसको यदि आप एक बार पल्प को बनाकर रख लें या आम का पना बना करके रख लें तो आप पूरे साल इस पने को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये खराब नहीं होगा? नहीं, इसको बनाने की विधा वही है जैसे कि हम घरों में पहले से बनाते आए हैं। केवल आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो नमक आपका 100 ग्राम कम से कम 1 किलो आम के गूदे के लिए होना चाहिए और 100 ग्राम नमक में भी आपका 60 ग्राम सादा नमक और 40 ग्राम काला नमक होगा। इसके अलावा इसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं परिरक्षक तत्व के रूप में, जो कि 1 लीटर के लिए आधा ग्राम है। आपने पल्प की बात की तो मैं ये जानना चाहूंगा पल्प से क्या मतलब, ये आम को क्या गर्म करके कैसे क्या करना है? जैसे हमारी महिलाएं आम का पना बनाती हैं तो सबसे पहले कच्चे आम को अच्छे से धो लेती हैं, उनका जो सैप वाला पोर्शन होता है उसको काट लेती हैं और फिर पानी में उसका छिलका होता है। छिलका नहीं, जहाँ से डंठल लगी होती है बस उतना काट लेती हैं और फिर बराबर पानी में उबालती हैं। ठीक ऐसे ही इसको भी करना है। उबालने के बाद जब फल मुलायम हो जाता है तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। फल को ठंडा होने के बाद छन्नी से रगड़ते हैं, इसका गूदा नीचे निकल आता है और इसकी गुठली छिक्कल निकाल करके बाहर कर देते हैं। अब चूंकि हमें इसको संरक्षित करके रखना है तो इसमें हमें सोडियम बेंजोएट परिरक्षक तत्व के रूप में मिलाना है। 1 लीटर पल्प के लिए 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट
पर्याप्त होता है। डॉक्टर ये जो सोडियम बेंजोएट है ये तो आमतौर पे बाजार में मिल ही जाता जी होगा। हाँ, बिल्कुल। गांव में महिलाएं दुकान में जाती हैं और अचार बनाने वाला पाउडर कह के मांगती हैं जी। तो मिल जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगी महिलाओं से कि यदि वो परिरक्षक तत्व को इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो हमेशा अच्छी जगह से लें ताकि वो लंबे समय तक आपके उत्पाद को सुरक्षित रख सके। अभी हम पन्ने की चर्चा कर रहे थे, तो जो मैं पन्ना बनाने की विधि बता रही थी, इसकी खासियत ये है कि यदि आपने 1 बोतल पन्ना बनाया है तो इसको आप 7 भाग पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1 बोतल से आपका 8 बोतल पन्ना बन करके तैयार होगा। मतलब एक दिन ये पल्प बन के रख जाएगा और महीनों तक प्रयोग में आएगा और हमारे कोई भी जनजीवन कोई भी बीमार नहीं होगा लू के कारण। डॉक्टर अमूमन देखा गया है कि जो भी घर की गृहिणी होती हैं वो अचार बनाने के बाद में धूप में जरूर रखती हैं। ऐसा क्यों? धूप में ऐसा क्या है जिससे कि अचार रखने पर लंबा चलता है, या क्या सोच होती है उन गृहिणियों की? धूप में दिखाने के पीछे कारण यही है कि सूक्ष्म जीव जो भी विकसित हो रहे होते हैं उनका विकास वहीं पर रुक जाता है। और दूसरी चीज, हमारे उसमें अगर कोई पानी है किसी भी कारण से आ गया है तो वो भी इवेपोरेट हो जाता है और इस तरह से हमारा अचार सुरक्षित हो जाता है। लेकिन धूप में दिखाते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। यदि हम धूप दिखा रहे हैं तो ढक्कन कभी बंद करके या अचार को खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा कपड़े से बांध के रखना चाहिए ताकि जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाए, ना कि हमारे अचार में ही अंदर गिरे। मतलब अगर ढक्कन लगा होगा तो पानी बाहर निकलेगा नहीं, अचार खराब हो जाएगा, अचार में वापस वो गिरेगा करके। जी। कहीं ना कहीं जो चीनी की मात्रा को ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं फल थोड़ा सख्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।